नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 जनवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज के दो आर्टिकल्स तो थोड़ा थोड़ा एंटी जुडिशरी दिख रहे हैं, खासकर एंटी सुप्रीम कोर्ट दिख रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है दुष्यंत देव साहब का, यह है ग्राफ्ट टॉक एंड द टॉप कोर्ट्स इनएक्सप्लिकेबल साइलेंस। बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस लगाए गए उनके बारे में बात की जा रही है। तो एक दो पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर सीधे सीधे करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बिजनेस कॉर्पोरेट का साथ देते हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनका सरकार के साथ लिंक बताया जा रहा है। तो भाई सीधे सीधे बुराई है, एक दो पॉइंट्स देख लेंगे, ठीक है। आर्टिकल छपा है तो बातचीत भी कर ही लेते हैं। नेक्स्ट है टू द पूल बोथ विद नो डोनर नॉलेज। यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में, और इस स्कीम के साथ साथ भी सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे गरियाया जा रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को उल्टा सीधा बोला जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आपको पता है कई साल से न्यूज में है। ओवरऑल यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आप डिजिटली पेमेंट करके कोई भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट हाउस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मतलब पैसा दे सकता है, फंडिंग दे सकता है। उसके लिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी एबीसी को पैसा देना है, फंडिंग देनी है, तो मैं जाऊंगा बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और मान लो मुझे 5,000 की फंडिंग देनी, तो मैं 5,000 रुपया का बॉन्ड लूंगा, 5,000 रुपए एसबीआई को पे कर दूंगा, वो बॉन्ड लेके मैं अपने पास आ जाऊंगा। उस बॉन्ड से मैं अपना टैक्स रिफंड फाइल कर लूंगा, ठीक है। और वो 5,000 रुपए का जो बॉन्ड है, जो पैसा मैंने बैंक को दिया, वो पॉलिटिकल पार्टी का जो अकाउंट है एबीसी का, उसमें चला जाएगा। तो उस पॉलिटिकल पार्टी को पैसे मिल गए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे थोड़ा आप कह सकते हो कि सीक्रेटली चीजें हो रही हैं। लोगों को नहीं पता है कि किसने कितने रुपए दिए पॉलिटिकल पार्टी को। अब लोगों को ये जानने में इंटरेस्ट नहीं कि मेरे जैसे इंडिविजुअल लोगों ने, मैंने या फिर आपने मान लो कितने रुपए दिए। लेकिन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि भैया अदानी अंबानी इनकी बीजेपी के साथ बनती है, तो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस किस पार्टी को कितने पैसे दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी के साथ ही, बीजेपी की कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ कनेक्शन है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ कनेक्शन होते हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भी कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ कनेक्शन होंगे। कांग्रेस पार्टी, मतलब कोई भी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी इंडिया में जिसके कॉर्पोरेट हाउसेस या बड़े बड़े डोनर्स के साथ कनेक्शन नहीं होंगे। तो वोटर्स को यह पता चलना जरूरी है कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं उसको किस कॉर्पोरेट हाउस ने कितना चंदा दिया है। तो इससे वोटर्स डिसीजन ले सकते हैं उनको किसे वोट देना, किसे वोट नहीं देना। अब यही वोटर को पता नहीं चल पा रहा है। इसी पॉइंट को लेके यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया, और केंद्र की सरकार को तो गरियाया ही गया है, साथ साथ गरियाया गया है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। क्यों? इसको देखते। मणिपुर के इलेक्शन से रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसके बारे में बात करेंगे। और अभी जो सेंट्रल एशिया की वर्चुअल समिट हुई है, जिसमें लीड किया था हमारे मोदी जी ने, इस पर्टिकुलर वर्चुअल समिट के बारे में बात करेंगे। ऐसी ही वर्चुअल समिट चाइना ने भी कंडक्ट करवाई थी। हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, वेल एंड गुड, ये अच्छी बात है। लेकिन और भी कंट्रीज कोशिश कर रही हैं, तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं इसके बारे में आप बात कीजिए। तो सैटरडे है, यही 4 आर्टिकल्स है, इन्हीं 4 आर्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एट द सेंटर इंडिया मस्ट स्टे इन द चेंजेस विद द चेंजेस इन द सेंट्रल एशियन रीजन। अब सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि भाई सेंट्रल एशिया में कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं। तो सेंट्रल एशिया में मेन 5 कंट्रीज है, देखिए यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। और वैसे तो हमारा कह लो तजिकिस्तान के बहुत पास था हमारा बॉर्डर, जहां पे पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये एक्चुअली में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इंडिया का हिस्सा है, पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। वैसे तो इंडिया, जैसे कि मैंने बताया आपको, सेंट्रल एशिया के बहुत पास है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हम इससे बाउंड्री नहीं लगा पाते हैं। ये जो वखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान का, पतला सा, ठीक है, इसके साथ हमारी सीधी बाउंड्री लगती है। अगर पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे हाथ में रहता, आजादी के समय पे पॉलिसी मेकर्स जो थे हमारे, कुछ पॉलिसी मेकर्स कमजोर पड़ गए, नहीं तो शायद एक चांसेस थे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आज इंडिया का होता। एक्चुअली है वो इंडिया का, लेकिन इलीगली कब्जा करके रखा हुआ है। और अब अगर इसके लिए लड़ाई करेंगे तो दोनों ही न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान, तो पता नहीं क्या ही बवाल हो जाए। तो फिलहाल के लिए तो अभी ये इंडिया के पास नहीं है। बहरहाल अभी क्या हुआ कि इंडिया और सेंट्रल एशिया की वर्चुअल समिट हुई, इसके एंड पे एक ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ, और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में बात की कि कैसे इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच सिविलाइजेशनल लिंक है, कल्चरल लिंक है, ट्रेड लिंक है, पीपल टू पीपल लिंक है। ये अलग बात है कि इंडिया और सेंट्रल एशिया का कोई डायरेक्ट रोड एक्सेस नहीं है,
और अफगानिस्तान में जो रिसेंट सिचुएशन निकल के आ रही है, ये इंडिया की कनेक्टिविटी को सेंट्रल एशिया के साथ और इन्फ्लुएंस को कम कर रही है। अब मोदी जी ने यहाँ पे डायलॉग किया और ये डायलॉग बहुत जरूरी है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अगर आप डायरेक्टली इंगेज करते हो तो वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे पहले भी एनएसए लेवल की मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, तो नो डाउट हम बहुत सारी कॉमन थीम्स ऑफ कंसर्न एंड कॉपरेशन और प्रायोरिटी पे इनको ले रहे हैं, लेकिन अभी भी जो इंगेजमेंट है इंडिया और सेंट्रल एशिया का, वो पोटेंशियल से बहुत नीचे है। बायलैटरल अगर आप ट्रेड देखें तो इंडिया और सेंट्रल एशिया का केवल $2 बिलियन है, और वो भी हम कजाकिस्तान से जो एनर्जी इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर है। फिर अगर आप देखो चाइना का सेंट्रल एशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड, तो वो है $41 बिलियन, और ये इस $80 बिलियन क्रॉस कर सकता है बाय 2030। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारा पैसा उधार पे बांट रखा है चाइना ने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, जिसके चलते इन कंट्रीज में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और आपको पता है पाकिस्तान चाइना दोनों ही इंडिया के दुश्मन देश है, मैं तो दुश्मनी बोलूंगा जिस हिसाब से बाउंड्री पे चीजें हो रही हैं। तो इस कंटेक्स्ट में चाइनीज इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान हमें रास्ता दे नहीं रहा अपनी जमीन को इस्तेमाल करके सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए। तो न्यू दिल्ली के ऑप्शंस यहाँ पे बहुत लिमिटेड है। एक ऑप्शन तो नई दिल्ली के पास ये है कि ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू ओवरऑल ट्रेड किया जाए, लेकिन ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू ट्रेड करने के लिए ईरान, जिसका नॉर्दर्न बॉर्डर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ टच करता है, तो ईरान के साउदर्न बॉर्डर में जो चाबहार पोर्ट है वहां से लेके नॉर्दर्न बॉर्डर तक की ट्रेन और रोड कनेक्टिविटी अच्छी करनी पड़ेगी। और सड़कें बनाने में और ट्रेन की लाइनें बिछाने में भाई पैसा लगता है, और इंडिया की सरकार के पास पहली बात इतना पैसा है नहीं, दूसरा बात जो थोड़ा बहुत पैसा हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए हम थोड़े बाध्य हो जाते हैं। रीजन बीइंग अभी भी ईरान के ऊपर यूएस सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो इस कंटेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा ईरान भी चाइना की तरफ अलाइन हो रहा है। ठीक है, एक तीसरा ऑप्शन ये है कि ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट, अब बताइए बंदर अब्बास पोर्ट कौन सी गल्फ के, वो कहते कौन सी स्ट्रेट के पास पड़ता है, ठीक है ना, नीचे बताइए बंदर अब्बास पोर्ट कौन सी स्ट्रेट के पास पड़ता है। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो बंदर अब्बास पोर्ट से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल करके रशिया और ईरान वाले कनेक्टिविटी कॉरिडोर के थ्रू अगर हम पहुंच जाएं सेंट्रल एशिया में तो एक अच्छा रास्ता है। लेकिन इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान नहीं आते। अब आप एक सेकंड के लिए सोचोगे कि सर क्या है ये INSTSS इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर? तो ये है बंदर अब्बास पोर्ट ईरान का आपको नजर आ रहा है, इसके बगल में जो स्ट्रेट है मैंने पूछा ये कौन सी है, जो पर्शियन गल्फ को आपका बे ऑफ बंगाल के साथ जोड़ती है, तो ये बताइए, सॉरी पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी के साथ जोड़ती, आई एम रियली सॉरी, ठीक है ना। तो ईरान के थ्रू होता हुआ, फिर कैस्पियन सी के थ्रू होता हुआ बाकू, फिर बाकू से अस्तरखान, मॉस्को, तो ये दो कंट्रीज से होके नहीं गुजरता है। कौन सी दो कंट्रीज? उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। फिर तापी पाइपलाइन के ऊपर भी इंडिया ने काफी जोर मारा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। लेकिन अब जो भी चीज पाकिस्तान के थ्रू होते हुए इंडिया में आएगी उसकी कोई फाइनल गारंटी नहीं है, तो उसको तो ना के बराबर ही समझो। और उसके बाद अगर आप देखो तो सेंट्रल एशिया के साथ लिंक करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर था अफगानिस्तान, वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट जा चुकी है जिससे इंडिया की बहुत अच्छी बनती थी, वहां पे आ चुका है तालिबान, और वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कम नहीं है। तो टेररिज्म वहां पे फैल रहा है, रेडिकलिज्म वहां पे फैल रहा है। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जब अभी वर्चुअल समिट हुई थी मोदी जी की, तो बातचीत करी गई। बातचीत में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, अफगानिस्तान के साथ ज्यादा कल्चरल और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को खंगालना है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पार्टनरशिप CAR के साथ बढ़ानी है। नो डाउट इंडिया यहाँ पे कोशिश कर रहा है, कोशिश बनती है, लेकिन देखा जाए तो इस इलाके में खासकर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में जो सबसे इंफ्लुएंशियल प्लेयर है वो है रशिया। फिर बात आती है पैसे की, ट्रेड की, डेवलपमेंट की, तो आता है चाइना। उसके बाद पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है कि उसकी डायरेक्ट आप कह लो बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने तालिबान के साथ बनाई रखी है, तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक बड़े आराम से पहुंच जाता है पाकिस्तान, और ऊपर से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है पाकिस्तान के पास, तो ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के बहुत अगेंस्ट चला गया है। प्लस पाकिस्तान के पास ग्वादर पोर्ट है, कराची का पोर्ट है, तो इन पोर्टों के थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को इंडियन ओशन का एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है पाकिस्तान। तो इसके लिए पाकिस्तान भी यहां पे बहुत हद तक अपने इन्फ्लुएंस को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स एज इट स्पीक
जियोपॉलिटिक्स बहुत खेली जा रही है यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे कौन जीतता है और प्रेजेंट सरकार कितना इन्फ्लुएंस बना पाती है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। नेक्स्ट आर्टिकल है वैली एंड हिल्स, द बीजेपी सीकिंग टू ब्रिज द डिवाइड बिटवीन ट्राइबल्स एंड द अदर पीपल्स ऑफ मणिपुर। देखिए मणिपुर में इस समय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी फिर से इलेक्शन होने वाले हैं और ऑब्वियस सी बात है हर पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी उनकी सरकार बने, तो बीजेपी भी चाहेगी उनकी सरकार बने। अभी के लिए देखा जाए तो 2017 में पिछले इलेक्शन हुए थे मणिपुर में, 60 सीटें हैं मणिपुर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें उस समय पे बीजेपी ने 21 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी। तो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें चाहिए मेजॉरिटी सरकार बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई, सरकार बनाई बीजेपी ने। बीजेपी ने अलायंस किया नेशनल पीपल पार्टी के साथ और नागा पीपल फ्रंट के साथ। इन दोनों के पास 4-4 एमएलए थे, तो 21 और 8 29 तो यही हो गए। फिर एक एमएलए तृणमूल कांग्रेस का, एक एमएलए लोक जनशक्ति पार्टी का, एक इंडिपेंडेंट और एक कांग्रेस डिफेक्टर। ये सब ने मिलकर ओवरऑल बीजेपी की सिचुएशन को स्ट्रांग कर दिया। ये जो कांग्रेस डिफेक्टर था ये मिनिस्टर थे 3 साल पहले तक, लेकिन उसके बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गए। तो कुल मिला के बीजेपी ने इस बात को इंश्योर किया है कि वो मणिपुर में 50% से ज्यादा सीटें अपने हाथ में रख के अपनी सरकार बना के रखे। अभी भी डिफेक्शन जारी है और ऐसा नहीं है कि बीजेपी दूसरे के एमएलए को तोड़ के लेके आ रही है, बीजेपी से भी एमएलए निकल के दूसरी तरफ जा रहे हैं, डिफेक्शंस बीजेपी से भी हो रहे हैं, अभी रिसेंटली सुनने में आया है। अभी के लिए मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 एमएलए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को करते हैं 13। ओके, तो मणिपुर की पॉलिटिक्स में इस समय पे देखा जाए तो इलेक्शन से पहले प्री पोल अलायंसेस बनते हैं। बीजेपी अपने दम पे इलेक्शन लड़ रही, कोई प्री पोल अलायंसेस नहीं कर रही है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 5 छोटी छोटी पार्टीज के साथ एक टाई अप कर लिया। लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। अभी के लिए जो बीजेपी की तरफ से चीफ मिनिस्टर है आपके मणिपुर के, नोंगथोम बिरेन सिंह, ये पहले कांग्रेस लीडर थे, कांग्रेस से डिफेक्ट करके बीजेपी की तरफ आए थे। ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी अगर मणिपुर में जीतती है तो चीफ मिनिस्टर बदला जाएगा। अच्छा, ये अफवाहें हैं, हो सकता है ना भी बदला जाए, लेकिन आसाम में जब बीजेपी फिर से जीत के आई तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर बदला। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आसाम का पहले चीफ मिनिस्टर कौन था और अभी जीतने के बाद कौन बना है। ठीक है, तो ये सब ओवरऑल बातें यहां बताई जा रही हैं। मणिपुर की पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक छोटा सा यहाँ पे आर्टिकल है। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मणिपुर को लेके कि मणिपुर का जो इलाका है ना वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो वैली में बटा हुआ है जो कि प्लेन इलाका है, एक हिल्स में बटा हुआ है। तो हिल्स और वैली के लोगों की कभी कभी आपस में बनती नहीं है। वैली से 40 सीटें सेलेक्ट होती हैं और हिल्स से 20 सीटें सेलेक्ट होती हैं। और वैली और हिल्स में थोड़ा डिवाइड है। हिल वाले बोलते हैं कि वैली वाले सारे रिसोर्सेज अपने पास रख लेते हैं, हमारे पास पैसों का एलोकेशन नहीं होता, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सी चीजें। अब अगर आप इंपाल वैली की बात करो, यहाँ पे हिंदू नॉन ट्राइबल मीटी कम्युनिटी के लोग डोमिनेट करते हैं। ओके, और अगर हिल्स की बात करें तो हिल्स में क्रिश्चियन, नागा और कुकी जूमी कम्युनिटीज के लोग डोमिनेट करते हैं। इनकी आपस में भी बहुत हद तक नहीं बनती है। अब बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर बहुत लंबे समय से वैली के ऊपर अपना होल्ड बना चुकी है और हिल में रहने वाले क्रिश्चियंस के ऊपर अपना वोट बनाने की और होल्ड बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है ना, तो अगर वैली और हिल्स दोनों जगह पे अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की चलती है और बीजेपी ऐसा कर ले जाती है तो मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये यहाँ पे तय है। हालांकि एनपीपी और एनपीएफ पॉलिटिकल पार्टी का भी एक मेजर रोल होता है। पिछली बार की तरह ये भी 4-4, 5-5 दोनों जीत ले जाते हैं अगर एमएलए, तो डेफिनेटली सरकार बनाने में इनका एक बहुत मेजर रोल रहने वाला है। अब सब लोग अपने अपने तरीके से सरकार बनाने के लिए लोगों के वोट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस डिफेक्शंस के बेसिस पे, बीजेपी बोल रहा है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रूरल हाउसिंग पे, वाटर सप्लाई पे, इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम किया हमने पिछले 5 सालों में, तो हमको इस पर्टिकुलर बेसिस पे वोटिंग मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे एक एजेंडा को लेके बड़ी जबरदस्त कैंपेनिंग कर रहे हैं और वो एजेंडा है एप्सपा, आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। पूरे मणिपुर स्टेट में सब इस बात पे एग्री करते हैं कि भाई एप्सपा यहाँ पे हटना चाहिए। तो एप्सपा को जो पॉलिटिकल पार्टी हटाएगी उसको वोट मिलने के चांसेस यहाँ पे डेफिनेटली बनते हैं। फिर यहाँ पे कुछ और बातें बताई जा रही हैं, जैसे कि मैतेई कम्युनिटी के लोगों के लिए शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की डिमांड की जा रही है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी पोल प्रोमिसेस बोलेगी, हम ये बोले हम आपको शेड्यूल का स्टेटस देंगे, तो हो सकता है कि मैतेई कम्युनिटी उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दे। फिर रिसेंटली मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021, जो कि ट्राइबल काउंसिल्स को ज्यादा ऑटोनॉमी देती है, हिल एरियाज कमिटी। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं, मतलब हिल एरियाज आप समझ सकते हो, जो 20 सीटें हैं आपकी हिल्स की मणिपुर के अंदर, वहां पे अगर इलेक्शन जीतना है
तो मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 बहुत मेजर रोल प्ले करेगा और हिल एरियाज कमेटी बहुत मेजर रोल प्ले करेंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस बिल के पास होने से हिल एरियाज में जो ट्राइबल काउंसिल्स हैं उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो ऑटोनॉमस हो जाएंगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इंटरफेरेंस बहुत कम हो जाएगा। ये सब चीजें यहाँ पे मणिपुर के इलेक्शन में मैटर करने वाली है। हर जगह के इलेक्शन में उनके लोकल कुछ इश्यूज होते हैं, यहाँ पे ये इश्यूज निकल के आया। नेक्स्ट बात करते हैं टू द पोल बूथ विद नो डोनर नॉलेज। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की यहाँ पे भर भर के बुराई हो रही है। लास्ट ईयर जब इलेक्शंस होने वाले थे, इस साल भी इलेक्शन होने वाले हैं, पिछले साल भी इलेक्शन होने वाले हैं। पिछले साल एक नया ट्रेंच निकाला गया था इलेक्टोरल बॉन्ड का। ट्रेंच मतलब कि एक सीजन आता है और उस सीजन में केंद्र की सरकार बोलती है जितने भी फंडिंग करना चाहते हैं इलेक्शन की, कि भाई आप एसबीआई में जाओ और एसबीआई में बॉन्ड खरीद लो अगर आप ओवरऑल डोनेशन करना चाहते हो पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया जाता है। किस बेसिस पे, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि भाई जो वोट डालने वाले लोग हैं उनको इस बात का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि वोट दे कौन रहा है। नहीं, मतलब जो वोट, मतलब जो पैसा दे रहे पॉलिटिकल पार्टीज को, सॉरी, मतलब इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में प्रॉब्लम यह है कि जो लोग वोट डालते हैं उनको यह नहीं पता है कि डोनेशन देने वाला कॉर्पोरेट कौन है और वो कॉर्पोरेट कितने रुपए का डोनेशन दे रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी को। तो ओवरऑल अगर आप देखो, सिटीजन्स का एक्सेस होगा इंफॉर्मेशन के प्रति, खासकर पॉलिटिकल फंडिंग में कितना पैसा दिया जा रहा है इसके प्रति, ये बहुत एसेंशियल फीचर है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी के अंदर आप वोट डाल रहे हो और वोट डालने से पहले आप जिसके लिए वोट डाल रहे हो उसके क्रेडेंशियल्स आपको पता होने चाहिए। और क्रेडेंशियल्स आप कौन से बेसिस पे पता करोगे कि हाँ भाई ये कौन से बिजनेस हाउस को ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, कौन से बिजनेस हाउस को कम सपोर्ट कर सकता है, कौन से बिजनेस हाउस को गलत, आप कह सकते हो, एवेन्यूज अवेलेबल करवा सकता है। तो इस ओवरऑल पर्सपेक्टिव को देखते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हमारी डेमोक्रेसी की नींव को हिला रही है, ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहा है। और ऑथर ये भी बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी थी इस चीज को रोकना, उसने बहुत कम अटेंशन पे किया है इस पर्टिकुलर स्कीम को। ये स्कीम अनअबेटेडली अलाउ हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, इसको रोका नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर मैटर को एक फुल फ्लेज्ड हियरिंग में नहीं दे रहा है और स्कीम पूरी तरीके से ऑलमोस्ट लागू हो चुकी है। और पॉलिटिकल डोनर्स, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक और बात हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारे एनजीओ का और ओवरऑल सिविल सोसाइटी का प्रेशर पड़ा कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बंद करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई मैच द फॉलोइंग करा लो। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अगर कोई जानना चाहता है कि कौन सा कॉर्पोरेट किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग दे रहा है, कितनी पॉलिटिकल, मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितनी फंडिंग आई है, तो आप एक काम करो, कॉर्पोरेट्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं जिसको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिटर्न बोला जाता है, और पॉलिटिकल पार्टीज अपना रिटर्न फाइल करती हैं किसके पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो सुप्रीम कोर्ट का यह बोलना है कि आप कॉर्पोरेट्स के इनकम टैक्स रिटर्न देख लो, पॉलिटिकल पार्टीज के इनकम टैक्स रिटर्न देख लो, कॉर्पोरेट वालों ने अपनी इलेक्शन फंडिंग दिखा रखी होगी, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी इलेक्शन फंडिंग दिखा रखी होगी, और इन दोनों को मैच द फॉलोइंग करा लो बड़े अमाउंट से, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना डोनेशन आया। लेकिन इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, तो यहाँ पे भी सोहरी पार्थसारथी जी, जो कि मद्रास हाई कोर्ट में ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल जो लोग हैं इंडिया के, उनके पास इतने मीन्स नहीं है कि वो सारे जितने इनकम टैक्स देने वाली कॉर्पोरेट कंपनी सबके इनकम टैक्स रिटर्न खंगालते फिरे। प्लस इनकम टैक्स रिटर्न में भले ही कॉर्पोरेट्स ये लिख देते हैं कि उन्होंने इतनी फंडिंग दी, बट उन्होंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दी ये लिखना उनके लिए जरूरी नहीं है। प्लस हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने रिटर्न फाइल करेंगे तो किस कॉर्पोरेट्स की तरफ से उनके पास कितना पैसा आया ये वहां पे इंक्लूड करें। तो जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है लोगों के पास, तो मैच द फॉलोइंग भी कैसे कराएंगे। और एक इंडिविजुअल के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, एक छोटी कंपनी के पास, एनजीओ के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सारे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिटर्न को खंगाले, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिटर्न को खंगाले। क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज के रिटर्न और कॉर्पोरेट्स को रिटर्न को सीएस बनाते हैं बहुत हाई लेवल के, और वो चीजें हाइड कर देते हैं, नंबर्स के बीच में चीजें छुप जाती हैं, और सीधे आरटीआई मार के आप पूछ नहीं सकते। प्राइवेट कंपनी में क्या ही आरटीआई मानोगे, और पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई को ज्यादा एंटरटेन करती नहीं है। तो कुल मिला के जो मैच द फॉलोइंग वाला ओवरऑल रास्ता निकाला था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो देखो यहां पे काम दे नहीं पा रहा है। ओके, और ऑथर यहां पे बोल रहा है कि एक्चुअली में जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम निकाली गई थी तो स्कीम को निकाला ही इस तरीके से गया था कि कभी भी जो लोग हैं वो ये ना जान पाए
कि किसने किसको कितना पैसा डोनेशन की तरह दिया इलेक्शंस में। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। अरुण जेटली जी ने, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब स्कीम को अनाउंस किया था तो क्या बोला था कि द पॉलिटिकल पार्टी विल फाइल द रिटर्न विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द डोनर विल नो विच पार्टी ही इज डिपॉजिटिंग मनी टू, नाउ विच डोनर गेव टू विच पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज द ओनली थिंग विच विल नॉट बी नोन। बेसिकली किस डोनर ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया, ये सिर्फ डोनर को पता है और उस पॉलिटिकल पार्टी को पता है, बाकी इंडिविजुअल्स को नहीं पता है। और ये अगर बाकी इंडिविजुअल्स को नहीं पता है तो ये डेमोक्रेसी का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। तो इस हिसाब से इलेक्टोरल जो बॉन्ड स्कीम है वो हमारी डेमोक्रेसी के बेसिक एसेंस को तोड़ती है। इसे तुरंत अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाना चाहिए, बट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला गया। प्लस यहां पे ब्लैक मनी भी प्रोलिफरेट कर रहा है, क्योंकि कुछ जो बहुत अच्छी चीजें थी इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के आने से पहले वो यहां पे हटा दी गई हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के आने से पहले ऐसा था कि एक कंपनी अपने नेट प्रॉफिट के 7.5% से ज्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर सकती है। ध्यान से सुनिए, एक पर्टिकुलर कंपनी अपने नेट प्रॉफिट के 7.5% से ज्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर सकती। यह लिमिट अभी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में हटा दी गई है। दूसरा, अगर आप देखो, अगर कोई कंपनी कम से कम 3 साल से ऑपरेशनल है तो ही वो एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर सकती है। समझिए, एक कॉर्पोरेट कंपनी अगर पिछले 3 साल से ऑपरेशनल है तो ही वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। ऐसा क्यों बनाया गया? ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि इलीगल डोनेशंस बंद हो जाए। ये जो शेल कंपनीज के थ्रू की सिर्फ डोनेशन के लिए आपने कंपनी बना दी, ठीक है ना, ये सब, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी ने किसी कॉर्पोरेट के साथ एक डीलिंग कर ली कि भाई तुमको हम ये गैस का फील्ड एलोकेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कॉर्पोरेट ने बोला कि हम आपको पैसा दे देंगे, हम सीधे आपको पैसा नहीं दे सकते, दूसरी शेल कंपनी में आके आपको पैसा दे देंगे। तो पहले क्या था कि एक कंपनी बने, वो कम से कम 3 साल तक ऑपरेशनल हो, तो वही पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन दे सकती है। अब ये लिमिट भी हटा दी गई है। कंपनी कितनी भी पुरानी हो, नई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकता है। तो जो पहले 2 इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स थे, उन सेफगार्ड्स को भी यहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू हटा दिया गया। ओके, गवर्नमेंट अपने डिफेंस में क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है कि भाई जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, उनके पास ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कहां से मिलता है ये वो जाने, ये लोगों के मतलब की चीज नहीं है। अब ये जो लॉजिक है ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं सूरी पार्थसारथी जी। दूसरा, गवर्नमेंट का ये बोलना है कि भाई हम तो ब्लैक मनी को कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट बोल रही है हमने तो कैश का काम ही खत्म कर दिया, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप ऑनलाइन पेमेंट करके खत्म कर सकते हो। लेकिन देखिए, समझिए, कैश खत्म कर देने से ब्लैक मनी नहीं खत्म हुआ। अगर आप शेल कंपनीज बना के हवाला के थ्रू पैसा लेके आ रहे हो तो वो भी करप्शन और ब्लैक मनी के अंदर ही आता है, उस मनी को आप व्हाइट मनी नहीं बोल सकते। तो इन सब बेसिस पे ओवरऑल यहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया गया। मैंने क्रक्स आपको बता दिया, इस पर्टिकुलर आर्टिकल का क्रक्स क्या है। आई होप आपको पसंद आया वो आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, आखिरी आर्टिकल। इसमें तो भाई देखो मैं ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, ज्यादा डिस्कस करने में सुप्रीम कोर्ट के जजों को परेशान क्या मतलब उनके ऊपर इल्जाम लगाने वाली बात। अब देखो किसने करप्शन किया यार, किसने करप्शन नहीं किया, ये हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगाएं। सुप्रीम कोर्ट तो बताता है कि क्या करप्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहरहाल देखते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है। आर्टिकल को लिखा दुष्यंत देव साहब ने, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। ये बता रहे हैं कि 10 दिसंबर 2021 डार्क डे था इंडियन हिस्ट्री की, जो मतलब इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि इस समय पे एक टेलीवाइज्ड इंटरव्यू के थ्रू जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फॉर्मर इंडिया के जस्टिस रंजन गोगोई, इनसे सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर करप्शन है? तो इसके ऊपर रंजन गोगोई जी ने जवाब दिया, करप्शन इज एज ओल्ड एज सोसाइटी, करप्शन हैज बिकम एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ लाइफ एंड जजेस डोंट फॉल फ्रॉम हेवन। मतलब करप्शन तो सोसाइटी का हिस्सा है ही, ठीक है ना, लाइफ का हिस्सा है, और जजेस को एक्सेप्शन नहीं है। मतलब जजेस भी करप्शन करते हैं इनडायरेक्टली, सीधे सीधे यहाँ पे रंजन गोगोई साहब ने बोल दिया। अब एक एक्स सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई खुद सामने सामने बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में करप्शन होता है, मतलब पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्कैंडलाइज हो गया। समझिए, विलमॉट सीजे इन आर वर्सेस अल्मन 1765 में उन्होंने क्या बोला, यूएस की एक कोर्ट है, whenever men's allegiance to law is so fundamentally shaken, it is the most fatal and most dangerous obstruction of justice and in my opinion calls for a more rapid and immediate address। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं कि देखिए, जब भी कहीं पे कुछ गलत होता है
तो हम क्या बोलते हैं कि हम आपको कोर्ट में स्यू कर देंगे, हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। लेकिन अब कोर्ट में ही गलत होने लगा तो उससे ज्यादा गलत कुछ हो ही नहीं सकता, और ऐसे गलत को सबसे पहले एड्रेस करने की जरूरत है। मतलब यहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और बाकी जुडिशरी में होने वाले करप्शन को सबसे पहले खत्म करने की जरूरत है, ये यहां पे बोला जा रहा है। अब इस बीच में एक और चीज आती है कंटेम्प्ट की। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, ब्रह्म प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1953, इसने क्या बोला? इट वुड बी ओनली रिपीटिंग व्हाट हैज बीन सेड सो ऑफन by various judges that the object of contempt proceeding is not to afford protection to judges personally from imputation to which they being exposed at individual. It is intended to be protection of public whose interest would be very much affected by it. देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के ऊपर या फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज के पर्सनल कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाया जाता है और कुछ इस प्रकार से उठाया जाए कि कोर्ट के काम करने के तरीके में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कंटेम्प्ट के अंदर चार्ज किया जा सकता है। अब कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स गलत प्रकार से इस्तेमाल की गई, ऐसा पहले बोला गया। इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 1953 वाले ब्रह्म प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पता है क्या बोला? बेंच ने ये बोला कि देखो, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग को इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है कि किसी एक इंडिविजुअल जज की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि पब्लिक को प्रोटेक्ट किया जाए। रीजन बीइंग कि अगर सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी पे कालिक पुतती है, सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी अगर नीचे जाती है, तो लोगों का इंटरेस्ट कौन देखेगा? अगर आज की डेट में हम जैसे आम आदमियों के पास कोई एक जगह है जो हमको लगे कि हमें इंसाफ मिलेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ही खतरे में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में ही से लोगों का भरोसा चला गया, तो फिर लोग जाएंगे कहां? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कंटेम्प्ट का केस सुन रहे थे प्रशांत भूषण के अगेंस्ट, तो ये सब चीजें बहुत उठी थी। प्रशांत भूषण ने क्या बोला था? उन्होंने बोला कि भाई, सुप्रीम कोर्ट में पिछले 6 सालों में जो जज बैठे उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसको लेके प्रशांत भूषण के ऊपर केस चले, 1 रुपए लेके उनको छोड़ दिया गया, बट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की नाक तो कटी यहां पे। फिर यहां पे इंडिविजुअल इंस्टेंसेस दिए जा रहे हैं। मैं एक ही इंडिविजुअल इंस्टेंस यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, ज्यादा डिस्कस करना सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस अरुण मिश्रा साहब थे, इनके ऊपर बहुत सवाल उठाया गया था। फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर हो चुके हैं। तो एक समय ऐसा था कि इनको कुछ बिजनेस हाउसेस के केस दिए गए, उनके हजारों करोड़ों के केस पेंडिंग थे। ऐसा एक केस था सीए नंबर 11133 2011। ये बिजनेस हाउस का केस था, गुजरात ऊर्जा विकास के साथ 11,000 करोड़ का मैटर था। यहां पे इस पर्टिकुलर कंपनी को टैक्स माफ कर दिया गया था। मतलब एक ही जज को यहां पे बहुत सारे बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस के केसेस दिए गए और उस जज ने सारे के सारे डिसीजंस में उन बिजनेस हाउसेस के टैक्स को माफ कर दिया। मतलब इस पर्टिकुलर जजमेंट से क्या पता चल रहा है? यह पता चल रहा है कि भाई, जजेस हो सकता है कि गलत तरीके से बिजनेस हाउसेस का सपोर्ट कर रहा हो, मतलब करप्शन वाला एंगल आ गया। मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए, ये इस आर्टिकल में लिखा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ऐसे ही बहुत सारे जजेस के अगेंस्ट और भी बहुत कुछ लिख रखा है। आई विल नॉट लाइक टू स्पीक इट। लास्ट में क्या बोला जा रहा है कि क्रोनी कैपिटलिज्म इज अ कर्स ऑन दिस नेशन। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है क्रोनी कैपिटलिज्म। 50 बार समझा चुका हूं, जो 1 महीने से मेरे लेक्चर सुन रहा है उसको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक लाइफ में करप्शन को रोकने की कोशिश की। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स जिन्होंने करप्शन किया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली आवाज उठाई है। ठीक है ना? सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1959 को स्ट्रक डाउन किया है। तो नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब खुद उनके यहां पे करप्शन की बात आती है तो वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। तो इसको यहाँ पे बहुत अर्जेंट बेसिस पे एड्रेस करने की जरूरत है, यही इस आर्टिकल में लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। आई होप आपको इस प्रकार के लेक्चर्स पसंद आते हैं, नॉलेजफुल आते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।